देखिए ये है यूजीसी नेट समाजकारी का सिलेबस। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2025 की, है ना। दिसंबर 2025 का। हालांकि देखो मैं आपको बता दूं, अभी तक सिटी आपको डिसाइड नहीं किया गया है और ना ही आप लोगों को बताया गया है कि सोशल वर्क का पेपर कब है। ठीक है, तो ये लगभग मैं आपको बता दूं जैसे 20 यानी 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर 2025 के बाद कभी भी आपको बता दिया जा सकता है कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर है, आप परीक्षा देने कौन से राज्य में रहेंगे या कहाँ जाएंगे। और दूसरा आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपका पेपर कब है सोशल वर्क का। अब एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर से। अब ज़रूरी ये नहीं है कि 31 तारीख को ही सोशल वर्क का पेपर हो। अभी तक जितनी बार सोशल वर्क का पेपर हुआ है, मिड में हुआ है या तो लास्ट में हुआ है सोशल वर्क का। शुरुआत में 2004 से लेकर 2025 जून तक की बात मैं कर रहा हूँ, शुरुआत में पेपर नहीं हुए हैं। तो आप ऐसा मान चलिए कि 31 दिसंबर को भी आपका पेपर नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 में भारत के संविधान पर बात कर लिए हैं। सामाजिक न्याय पर भी बात हो चुकी है। सामाजिक न्याय और नेतृत्व पर भी हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था और इसके संदर्भ में आज एमसीक्यू भी कर लिया है। और सामाजिक न्याय के उपकरण के टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी यहाँ पर 4 टॉपिक हैं और 4 टॉपिक आपका कवर हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक होगा मानव अधिकारों का इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बाद मानव अधिकार और समाजकारी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मानव अधिकारों का उल्लंघन अगर आप करते हैं तो उस समय आप किस तरीके से समाजकार की भूमिका में रोल अदा करेंगे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो यूएनएचसीआर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की संस्था के संदर्भ में कुछ एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों की क्या भूमिका है उसके संदर्भ में ये सवाल बना सकता है मे बी। तो देख सकते हैं यह आपके सामने स्क्रीन पर जो है पीपीटी यानी पीडीएफ है। और सबसे पहला ही यहाँ मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए लिया है मानव अधिकारों की संकल्पना, यानी इसकी अवधारणा से संदर्भ में बात करेंगे। अच्छा, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये बात आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। इसका उद्देश्य एकमात्र मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि मानव अधिकार वे सार्वभौमिक अधिकार हैं जो जन्म के साथ, देखो ये सवाल में आया हुआ था, परीक्षा में ये प्रश्न बनाया गया था और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में बनाया गया था। उत्तराखंड का मेडिकल सोशल वर्क का पेपर था, उसमें बनाया गया था। ठीक है, कि मानव अधिकार वे सार्वभौमिक अधिकार हैं जो जन्म के साथ प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। और ये अधिकार मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा या आप कह सकते हो न्याय की रक्षा करना, ठीक है, समानता की बात करना, वही दर्शाता है मानवाधिकार। मानवाधिकार की अगर हम विशेषता पर भी बात करते हैं तो देखो सार्वभौमिकता होती है उसकी खास विशेषता कि सभी देशों और सभी लोगों पर लागू होना, ये सार्वभौमिक अधिकार का अर्थ बताता है, जैसे कि आपने यहाँ पर मीनिंग में देख रहे हैं। ठीक है, फिर देखो जन्म के साथ प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है, यानी जन्मजात होता है, इनेट आप कह सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, जन्म के साथ स्वतः प्राप्त होता है। ठीक है, ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि जन्म के साथ ही आपको मानवाधिकार मिल जाते हैं। और एक शब्द यहाँ पर एक और मिल सकता है आपको, अविभाज्य। अविभाज्य मिल सकता है। ठीक है, मतलब एक अधिकार को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है विभाजन कर देना, विभाजित कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, लेकिन अविभाज्य का मतलब है कि वे अधिकार को दूसरे से अलग ही नहीं कर सकते हो, यह अविभाज्य है। समान रूप से यह लागू होता है, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्र आदि के भेद के बिना यह बेसिकली लागू होता है मानवाधिकार। कानूनी संरक्षण में भी बात करता है, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संरक्षित करता है मानवाधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ विशेषताएं दर्शाई गई हैं कि सार्वभौमिक हर व्यक्ति को हर स्थान पर अप्रतिहरणीय
छीने नहीं जा सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, देखो सार्वभौमिकता में वही है कि हर व्यक्ति को हर स्थान पर मिला है। अप्रतिहारणी का मतलब छीने नहीं जा सकते हैं, यानी डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं। अविभाज्य का मतलब सभी अधिकार साथ जुड़े हुए हैं। नैसर्गिक अधिकार, बेसिकली नैसर्गिक अधिकार क्या होता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, यानी प्रकृति, जैसे जाहिर सी बात है आपका जन्म हुआ तो आपके अधिकार ऑलरेडी वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। समानता पर आधारित होता है, यानी भेदभाव रहित होता है। यही है मानवाधिकार। मानवाधिकार की उत्पत्ति बेसिकली अगर परीक्षा में पूछा जाए मानवाधिकार की उत्पत्ति, तो मानव सभ्यता के प्रारंभ की स्वतंत्रता और न्याय के साथ साथ आपको 3 वर्ष बताऊंगा, तीनों के तीनों वर्ष इंपॉर्टेंट होंगे। एक वर्ष लिखिएगा 1215, दूसरा वर्ष आप लोग लिखिएगा 1789 और तीसरा वर्ष आप लोग मेंशन कर लीजिएगा 1948। हालांकि आप सभी लोगों को पता है इन वर्षों के बारे में। अगर मैं 1215 की बात करता हूं तो मैग्ना कार्टा है, ये ब्रिटेन का राजसत्ता पर नियंत्रण था मैग्ना कार्टा। और 1789 की बात करता हूं तो फ्रेंच, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन की बात करता है ये, यानी समानता और स्वतंत्रता की बात होती है 1789 में। और 1948 की बात करता हूँ तो आपने नाम सुना होगा UDHR के बारे में, यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात करता है, यानी विश्व स्तर पर ये बेसिकली इसकी मान्यता प्राप्त है। तो 3 वर्ष याद ध्यान रखिएगा मानव अधिकार की उत्पत्ति में। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इतना क्लियर है, एक बार स्पष्ट करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एक नए टॉपिक में। सर 1789 में क्या बोला, एक बार रिपीट कर दीजिए। 1789 में मैम आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, मैं नीचे आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ। फ्रेंच, ठीक है, सॉरी फ्रेंच लिख दिया मैंने, फ्रेंच होगा, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, आप स्क्रीन पर मैंने लिख दिया, आप चाहो तो लिख सकती हो 1789 में, ठीक है, ये वर्ष। और इसमें आप रखिएगा समानता और स्वतंत्रता की बात, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक संक्षेप में चलते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, परीक्षा में अब आपका जो सवाल बनता है कुछ यहीं से बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया है जॉन लॉक का, है ना। आपने सुना भी होगा जॉन लॉक का नाम, परीक्षा में आते हैं, ये ऑप्शन में भी आते हैं। हालांकि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स किसने दिया है, तो आप नाम लगाएंगे जॉन लॉक के नाम, इन्हीं के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जॉन लॉक कहते क्या है, ये कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही प्राकृतिक अधिकारों का अधिकारी होता है। ये बात आप जानते हो, है कि नहीं, जिन्हें कोई भी सत्ता या सरकार छीन नहीं सकती, और ये बात सत्य है भी। मनुष्य जन्म से ही कुछ प्राकृतिक अधिकारों का अधिकारी हो जाता है, जन्म से ही, और जिन्हें कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार, कोई भी पावर उसे छीन नहीं सकती है। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को इन्होंने 3 भागों में बांटा। और परीक्षा में पूछ सकता है कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन लॉक ने दिया। और पूछ सकता है कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत कितने हैं, तो 3 है। परीक्षा में अगर ये भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो तीनों के बारे में मैं आपको यहाँ साइड में नोट कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जॉन लॉक के मुख्य प्राकृतिक, ठीक है, अधिकार, ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 पर आता है आप लोगों का जीवन का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और नंबर 3 पे आता है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, मतलब राइट टू लाइफ पहला, दूसरा आता है राइट टू लिबर्टी, और तीसरा आता है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो ये 3 आपको ध्यान रखना है जॉन लॉक का। अच्छा, जॉन लॉक का उद्देश्य क्या था कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत देने का? इनका उद्देश्य था कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है और यदि सरकार उन्हें सुरक्षित नहीं रखती है तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। जनता को उन्हें बदलने का अधिकार है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब परीक्षा में सवाल कैसे बनेगा, थोड़ा सा सवाल देखिए जॉन लॉक के संदर्भ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल बनेगा आपके सामने कि प्राकृतिक यानी नेचुरल राइट थ्योरी, ठीक है, जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। तो यह प्रश्न पूछेगा कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक में नाम आपको तो पता है कि भाई जॉन लॉक है, एक सवाल ऐसे बनेगा। दूसरा सवाल कहेगा कि जॉन लॉक ने निम्न में से किस प्राकृतिक अधिकार को माना है। तो मैंने 3 बताए हैं आपको, जीवन के बारे में बताया है आपको, स्वतंत्रता के बारे में बताया है आपको, और आपको संपत्ति के बारे में बताना है। तो ये 3 आपको अगर याद है तो चौथा जो भी देगा उसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। एक सवाल आपको ये बनाएगा कि जॉन लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य कर्तव्य क्या बताया था। मुख्य कर्तव्य बताया था कि नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी है। नेचुरल राइट्स सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स की क्या करना है, रक्षा करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लॉक बहुत ही फेमस पर्सन है ये। जॉन लॉक किस देश के राजनीतिक दर्शन है? तो जॉन लॉक बेसिकली जो है ये इंग्लैंड के हैं, यूके का, यूनाइटेड किंगडम। आप बताइएगा, यूके के रहने वाले व्यक्ति हैं ये, ठीक है। और जॉन लॉक किन विचारों के जनक माने जाते हैं? तो ये जो जनक हैं जॉन लॉक महोदय, ये उदारवाद के हैं। किसके हैं ये? उदारवाद के हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को, ये सारी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से देखा जाता है, ठीक है भाई, ये चीज़ें ध्यान रखना है। 3 बातें, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। परीक्षा में समानता शब्द लिखता है तो बच्चे सोचते हैं कि ये जो समानता शब्द है तो इसको सही लगा देते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक ने समानता के बारे में जिक्र नहीं किया है, इन्होंने जिक्र किया है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के बारे में। ये शब्द ध्यान रखिएगा, इसी के साथ में ये समानता मिश्रित रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा 1776। परीक्षा में ये बहुत कम आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। बट प्राकृतिक वाला काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जॉन लॉक का नाम आता है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा बेसिकली 4 जुलाई सन 1976 में था, या इसको स्वीकार की गई थी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इस घोषणा में कहा है कि जीवन, स्वतंत्रता, सुख की खोज, मतलब आप ये कह लीजिए कि मनुष्य जन्म से समान होता है, ठीक है। ये बात अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में कही गई कि मनुष्य जन्म से जो है समान होता है और हर व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देखो, जीवन के बारे में जॉन लॉक ने भी बोला था और जीवन के बारे में यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। स्वतंत्रता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जॉन लॉक ने भी जिक्र किया था और अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में तीसरा यहाँ पे सुख की खोज बताई गई है, लेकिन प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में जानते हैं क्या बताया गया था? संपत्ति बताया गया था। क्या बताया गया था? संपत्ति बताया गया था। तो यहाँ तीसरा है सुख की खोज, बाकी 2 सिमिलर है, ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक आधार मिला था और बाद में कई देशों ने संविधान और अधिकार घोषणाओं पर बेसिकली प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है मे बी, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो स्क्रीन पर 3 शब्द लिखे हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और टॉपिक, फ्रांसिस क्रांति 1789 के बारे में। देखिए, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये 3 शब्द हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकार की अवधारणा को जन्म दिया और ये शुरुआत 1789 में शुरू हुई थी, लगभग माना जाता है ये, और ये चला था 1799 तक, यानी 10 साल तक। अब सामाजिक असमानता के अंतर्गत फ्रांस समाज ने 3 वर्गों में बांटा था। किसको बांटा था? 3 वर्गों में, ठीक है, सामाजिक असमानता को, ठीक है।
इन्होंने क्या बताया था कि 3 वर्ग में बट गए थे। पहला एक वर्ग था पादरी करके, ठीक है, पादरी एक वर्ग है, ठीक है, और एक है सामंत, एक है सामंत वर्ग, और एक है आम जनता। क्या है? आम जनता। ये 3 वर्ग हैं, प्रथम वर्ग पादरी, द्वितीय वर्ग सामंत, तृतीय वर्ग आम जनता थे। तो 3 वर्गों में इसको बेसिकली क्या किया गया था? बांटा गया था। किस में बांटा गया था? सामाजिक असमानता में बांटा गया था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जो है फ्रांस की क्रांति से संदर्भ में ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत पर ये बेसिकली फ्रांसिस क्रांति जो है आधारित था। ये तीनों सिद्धांत है, ये तीनों शब्द भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में भी 3 शब्द आते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और अमेरिकी स्वतंत्रता में भी 3 शब्द आते हैं, जीवन, स्वतंत्रता, सुख का खोज। और फ्रांसिस क्रांति में भी 3 शब्द आते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बट अमेरिका वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, परीक्षा अभी तक नहीं आया है। लेकिन फ्रांसिस और प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत जॉन लॉक का ये आ चुका है। बात करते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945। अब देखिए यहां पर इसमें क्या बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर अधिकार का संरक्षण किया गया है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर बेसिकली ये यूएन का चार्टर है 1945 का। एक बेसिकली आपने नाम सुना होगा यूएनओ के बारे में, यूएनओ के बारे में, है ना, ये जानते हैं आप सभी लोग, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना का एक दस्तावेज है बेसिकली ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ठीक है। और 26 जून सन 1945 की बात है, 26 जून सन 1945 की ये बात है, जहां सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 कंट्री के द्वारा बेसिकली हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, इस पर सिग्नेचर हुआ था। एंड उसके बाद बेसिकली इसको लागू किया गया था, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि उसके बाद 26 जून 1945 के बाद, हाँ ठीक है, तो एक मिनट होल्ड रखना थोड़ा। यहाँ अगर हम बात करते हैं 26 जून 1945, लेकिन इसी को लागू किया गया बेसिकली 24 अक्टूबर सन 1945 को, ठीक है। हालांकि यहाँ जब लागू हुआ, क्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये लागू हुआ। फिर उसके बाद आपको बता दो इसी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएन डेज आप कह सकते हो, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। और यूएनए के बारे में अगर हम चर्चा करें आप लोगों से, तो इसकी 6 अंग हैं। परीक्षा में ये सवाल बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, जो अभी तक मैंने पढ़ाया यहाँ से सवाल नहीं बनाए गए। बनाए फिर कहाँ से गए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यूएनओ के बारे में देखो, यूएनओ के बेसिकली यूएन के 6 अंग हैं, मुख्य रूप से 6 अंग है, यहाँ से सवाल बनाए गए अंगों से। तो अब ये अंग जो स्थापित किए गए हैं चार्टर के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो पहला एक अंग है महासभा, महासभा को इंग्लिश में आप जनरल असेंबली भी कह सकते हो। दूसरा था सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग जो था सुरक्षा परिषद है, याद रखिएगा। तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ये था तीसरा। चौथे की बात करता हूँ तो आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, यहाँ से सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल बनाया गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, ये टॉपिक आपको मिलेगा इसी पीडीएफ में लास्ट में, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक परिषद। फिर उसके बाद एक था आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सचिवालय था, ठीक है। और उसके बाद छठा आता है ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 6 अंग हैं, ठीक है। इसमें कुल टोटल चार्टर में अगर हम बात करते हैं तो 111 अनुच्छेद आते हैं और 19 अध्याय होते हैं, ठीक है, 19 अध्याय होते हैं। और यह विश्व शांति का प्रथम एक औपचारिक वैश्विक संविधान माना जाता है, ठीक है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का एक आधार है ये ध्यान रखिएगा। और विश्व में कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना भी करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948,
ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल बनाया गया है। ठीक है, देखिए, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकारों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज माना जाता है इसको, है कि नहीं। मैं आपको बता दूं 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था, और इसी दिन को हर वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, याद रखिएगा, आने वाला है, ठीक है, 10 दिसंबर, तो उस दिन मनाया जाएगा विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएंगे। और ये बेसिकली जब इसकी स्थापना हुई 10 दिसंबर 1948 को, तो वो हुई थी फ्रांस पेरिस में। कहाँ पर हुई थी, फ्रांस पेरिस में हुई थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुल कितने आर्टिकल रखे गए हैं, तो 30 अनुच्छेद रखे गए हैं, याद रखिएगा, 30 अनुच्छेद के बारे में जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है, और घोषणा का जो मूल आधार था, अभी अभी मैंने आपको बताया है 3 वर्ष। एक आपको बताया था उत्पत्ति में जॉन लॉक रूसो, ये एक दार्शनिक हैं जो बेसिकली यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ह्यूमन राइट्स पर बात होती है, मानवाधिकार की बात होती है। उसी प्रक्रिया में जॉन लॉक के द्वारा स्वतंत्रता, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा थी 1976 का, एक डेट ये याद रखिएगा, और एक 1789 का डेट याद रखिएगा। फ्रांसिस क्रांति की जो बात हुई थी 1789 में, उनके सिद्धांतों से बेसिकली ये प्रेरित था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब इसी के संदर्भ में जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल से भी सवाल बना दिया जाता है। तो कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये देखिए यूडी है, यूडी का मतलब होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट है ये। ठीक है, कब हुई स्थापना, 1948, 10 दिसंबर को। ठीक है भाई, याद रखिएगा 10 दिसंबर को। अब इसमें जैसे आर्टिकल की बात करता हूँ तो कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले आर्टिकल की बात करता हूँ, पहला आर्टिकल आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं बात करता हूँ आप लोगों से दूसरे आर्टिकल को। अब देखो संक्षिप्त नाम वगैरह लिखा होता है पहले आर्टिकल में, है ना, तो उसमें ज़्यादातर आता नहीं है। दूसरा वाला रख लीजिए ध्यान में, समानता और भेदभाव निषेध बताया गया है। ठीक है, समानता व भेदभाव निषेध बताया गया है, दूसरा वाला। ठीक है, भेदभाव निषेध, ये दूसरा आर्टिकल है। तीसरे आर्टिकल की बात करता हूँ मैं, तो जीवन का अधिकार है, क्या है, जीवन का अधिकार है। ठीक है, और चौथे आर्टिकल की बात करता हूँ तो दास्ता का उन्मूलन, मतलब दास्ता मतलब इसे नहीं था कि नौकर वगैरह का उन्मूलन करना। ठीक है, उन्मूलन करना। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा जो है यातना से मुक्ति, यातना से मुक्ति, ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है शुरुआत में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 26 में दिया गया है। आर्टिकल 26 में किसका दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट टू एजुकेशन। ठीक, आप ऐसा कह लीजिए, शिक्षा का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है 26 में। ठीक है, सामाजिक समूहों की नींव भी यहीं से रखी गई थी। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इसके संदर्भ में इन आर्टिकल को अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर इसी का गहरा प्रभाव पड़ा था, और मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993 का बेसिकली आधार बना था। तो भारत में जो इसका प्रभाव देखने को मिला यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट पर, अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल राइट है उस पर प्रभाव पड़ा था, और दूसरा मानवाधिकार संरक्षण एक आयोग अधिनियम है 1993 का भारत में, उस पर असर पड़ा था। तो थोड़ा सा इसका रोल इंडिया में देखने को मिला इसकी वजह से। ठीक है, अब मानवाधिकार के कुछ टाइप होते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा देखेंगे प्रकार पर। तो एक है देखो नागरिक राजनीतिक अधिकार, जीवन का अधिकार, यानी अब व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय की। दूसरा है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार का अधिकार। चौथा है एकजुटता या सामूहिक अधिकार, जहाँ विकास का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार और शांति का अधिकार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले में आप ध्यान रखेंगे राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर, जहाँ जीवन का अधिकार जिक्र किया गया है ना ये, और दूसरा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में बात हुई है। तीसरा एकजुटता और सामाजिक अधिकार के बारे में बात करेंगे, जहाँ विकास का अधिकार और पर्यावरण के अधिकार, शांति के अधिकार से रिलेट करा गया। तो 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के बताए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संरक्षण के पैटर्न में। अगर हम चर्चा करते हैं तो अभी अभी हम लोगों ने देख लिया है यूडीएचआर,
HR के बारे में। तो अभी भी हम लोगों ने इसके बारे में तो पढ़ ही लिया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है 1948 का, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आपको भली भांति तरीके से पता है। 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया फ्रांस में, ठीक है ना। और इसमें कहा गया कि बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता या अन्य किसी की भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली अंग्रेजी और फ्रेंच सहित कई भाषाएं बेसिकली उपलब्ध हैं इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के बताए गए हैं, अभी भी मैंने पढ़ाया आपको। नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार है। 3 प्रकार के बेसिकली अधिकार बताए गए हैं इसके अनुसार। और इसमें कुल टोटल कितने अनुच्छेद दर्शाए गए हैं, तो 30 अनुच्छेद इसमें दर्शाए गए हैं, 30, ठीक है, यानी 30, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक शब्द ध्यान रखेंगे, ICCPR शब्द है, ठीक है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेशनल एक कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, इसको हम लोग बोलते हैं ICCPR को। आई से आप लिखिएगा इंटरनेशनल और सी से आप बनाइएगा कॉन्वेंट ऑन, उसके बाद लिखिएगा, फिर अगेन सी से आप बनाइएगा सिविल, और फिर लिखिएगा एंड, और फिर पी से आप बनाइएगा पॉलिटिकल, और आर से आप लोग कहिएगा राइट, ठीक है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जहां नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा होती है, ठीक है। सर एक बार ICCPR एक बार रिपीट कर दीजिए। लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, एक का नाम है इंटरनेशनल, ठीक है, और सी से आप बनाइएगा कॉन्वेंट, एंड उसके बाद लिखिएगा ऑन, और फिर सी से आप बनाइएगा सिविल, ठीक है, फिर लिखिएगा एंड, और पी से आप बनाइएगा पॉलिटिकल, क्या बनाएंगे, पॉलिटिकल, और आर से आप क्या कहेंगे, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा ये करता है, ये इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये आया कब था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 दिसंबर सन 1966 को ये अडॉप्ट किया गया था। और कार्य करना कब से शुरू किया गया, यानी ये लागू किस तरीके से हुआ, तो लागू बेसिकली 23 मार्च सन 1976 लगाइएगा, 10 साल बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। मेनली अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये किन पे बेसिकली प्रोटेक्ट करता है या इसकी रक्षा किस पे करता है, क्या क्या बातें करता है ये ICCPR, तो जीवन के अधिकार पे बात करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बात करता है, गोपनीयता के अधिकार पे बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यातना से सुरक्षा की बात करता है, न्याय समानता, दासता समाप्त करना इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो ICCPR के अंतर्गत बेसिकली शामिल किए गए हैं, ठीक है। कुल टोटल इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, तो 26 आर्टिकल्स इसमें भी दिए गए हैं। कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो 26 आर्टिकल्स दिए गए हैं। और इसके संदर्भ में आर्टिकल से सवाल नहीं पूछा जाएगा। इंडिया में बेसिकली इसका क्या प्रभाव पड़ा ICCPR का भारत में, तो भारत में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार पर इसका प्रभाव पड़ा था। मौलिक अधिकार पर भी इसका प्रभाव, जिस तरीके से UDHR का अगर हम पढ़ रहे थे भारत में जो प्रभाव पड़ा, फिर आप लोगों ने, आपको मैं ये भी बताया था कि मानवाधिकार एक आयोग है 1993 पर, उस पर भी प्रभाव पड़ा था। लेकिन ICCPR के अंतर्गत आप बताइएगा मौलिक अधिकार पर ही केवल इसका इंडिया में प्रभाव पड़ा है इसका। इसके अलावा देखेंगे ICES, ठीक है, ICESCR ये शब्द है, ठीक है, जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ क्या है, आई से आप वही कहेंगे इंटरनेशनल, ध्यान रखेंगे। सी से आप जो बताएंगे वो कॉन्वेंट बताएंगे, ऑन, उसके बाद ई से इकोनॉमिक कहेंगे, और एस से आप सोशल कहेंगे, और सी से आप कल्चर कहेंगे, और आर से आप राइट बोलेंगे। तो मतलब सिंपल है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है ICESCR, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये अडॉप्ट कब किया गया था, इसी प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी अभी मैंने आप देखो 16 दिसंबर सन 1966 को ये भी अडॉप्ट किया गया था, और ICCPR को भी अडॉप्ट किया गया था। तो आप यहाँ पे ले सकते हो, अडॉप्ट लिख सकते हो, ठीक है, अडॉप्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये तो लागू बेसिकली 23 मार्च सन 1976 में हुआ था,
इंटर्ड हुआ था, फोर्स हुआ था, यानी कार्य पर इस पर बल दिया गया था। बट अगर हम बात करते हैं इसका, तो इसका था 3 जनवरी सन 1976। यहाँ पर डेट थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसका काम शिक्षा का अधिकार, भोजन, वस्त्र, आवास, कार्य का अधिकार, उचित और सुरक्षित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी, परिवार, मातृत्व और बाल संरक्षण का अधिकार, इस पर जिक्र करता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा था 26 आर्टिकल थे, लेकिन इसमें आपको मिलेगा कुल 50 आर्टिकल्स, कुल टोटल 15 टाइप के आर्टिकल्स मिलेंगे इसमें। भारत में इसमें अगर हम बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ा है इसमें, तो आप इसमें बताइए कि भारत की श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य नीतियों पर इसका बहुत असर पड़ा था या बहुत प्रभाव पड़ा था, यह आप ध्यान रखेंगे। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थाओं का पैटर्न है। संबंधित कुछ संगठन है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं UN, सर श्रम और किसके किससे प्रभाव पड़ा था श्रम शिक्षा, इंडिया में श्रम लिख सकते हो, श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों पर, ठीक है, लिख लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, श्रम, लिख लिया। स्वास्थ्य नीतियों पर इसका भारत में प्रभाव पड़ा था। अब देखिए आगे एक पार्ट आता है UNHRC। ये बहुत ही इजी शब्द है, मतलब कहने का भाव यहाँ पर ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, इसमें यही चीज़ें दर्शाई गई हैं। और मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन राइट काउंसिल कहिएगा, काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, ठीक है। तो बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई, नोट कर लिएगा, ये भी पेपर में आता है। तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट की, ठीक है, बेसिकली 1946 से चला था और 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो उसके बाद बेसिकली 2006 में UNHRC की स्थापना हुई, ठीक है, जहाँ बेसिकली मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड बताया जाता है इसका, ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में बताया जाता है। कुल इसमें 47 सदस्य देश हैं, याद रखेंगे आप लोग इसके संदर्भ में। इसका काम है संसार में या दुनिया भर में मानवाधिकार और सामाजिक, नागरिक और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जैसी चीज़ों को बढ़ावा देता है और उसकी रक्षा भी करता है ये, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इसके परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद देखिए भारत में मानवाधिकार के संरक्षण की बात करते हैं तो संविधान की बात आ जाती है, मौलिक अधिकार और DPSP की बात होती है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। फिर मानवाधिकार संरक्षण एक अधिनियम है 1993 का, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है ना। अब ये क्या कहता है इसको भी सुन लो थोड़ा सा। जैसे अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में, तो ये क्या हुआ, पारित हुआ। औपचारिक रूप से ये लागू कब हुआ, तो आप बताइएगा। इसको लागू होने की डेट में 8 जनवरी सन 1994 लागू की डेट बताइएगा आप, ठीक है। अधिनियम का उद्देश्य ये था कि भारत के जो मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उल्लंघन पर शिकायत की जांच करना, सुधारात्मक क्रिया के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं करना, ये पार्ट जो है इसके संदर्भ में दर्शाया गया था, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधिनियम के तहत ही बेसिकली NHRC की स्थापना हुई थी। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, इसी के मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच, शिकायत, सुनवाई, सुझाव देना, केंद्र सरकार की सिफारिश करना इत्यादि कार्य बेसिकली करता है। और इसी के बाद इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अब देखो ये है क्या, अगर हम बात करते हैं NHRC के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है ये, एक प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अब भलीभांति तरीके से परिचित है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये। 12 अक्टूबर सन 1993, 12 अक्टूबर सन 1993 में यह स्थापित हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में मानवाधिकार की रक्षा और उसका संवर्धन करता है ये, मतलब अगर कोई मानवाधिकार उल्लंघन करेगा तो उसकी जांच करना, शिकायत के माध्यम से स्वज्ञान को लेकर उस पर विचार विमर्श करना, है ना, ये चीज़ें दर्शाता है। और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शिक्षा, मीडिया, सेमिनार, कार्यशालाएं इत्यादि के माध्यम से बेसिकली इसको किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे एक अध्यक्ष होगा, है ना,
जो बेसिकली भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, वही अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक है, वही इसमें अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग राज्य मानवाधिकार आयोग है। देखिए इसके बारे में मैंने एक बार आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से सुन सकते हो। राज्य मानवाधिकार होता क्या है? ये देखिए वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संवैधानिक सुविधा के आधार पर हुआ है, जहाँ संवैधानिक संस्थाएं नहीं होती हैं, और इसे भारत में 1993 जो अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया, क्योंकि स्टेट लेवल पर है ना, अपने अपने राज्य में मानवाधिकार की रक्षा करना, जांच करना उल्लंघन पर, है ना, और उसका संरक्षण करना, ठीक है, उसी पर बेस्ड है ये, उसी के संदर्भ में आधारित है ये। उसके बाद PIL है एक, PLI का मतलब होता है जनहित याचिका। सर जी सर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष, जी सर। देखो जो हाई कोर्ट के, जो जिसे राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है ना, जो उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, रिटायर्ड, वो होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। और जो नेशनल लेवल का होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था NHRC के बारे में, ठीक है, NHRC, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं इसकी? हाँ, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मतलब जो उच्च न्यायालय, एक ही, हाँ, उच्च न्यायालय है सुप्रीम वही, कोर्ट। हाँ वही, ठीक है। और इसमें स्टेट लेवल का होता है, तो सिंपल सी बात है, राज्य पे तो राज्य का जो होगा हाई कोर्ट उस पे, और इसमें जो होगा स्टेट सुप्रीम कोर्ट उसमें से, है ना। जनहित याचिका के बारे में हम बात कर रहे थे आप लोगों से। जनहित याचिका मैं एक बार पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को। PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन कहा जाता है इसको, है ना। कानूनी उपाय है जहाँ गरीब, कमजोर या बाधित या अधिकारहीन लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। आपने सुना होगा भारत में सन 1970 के दशक में न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर ने इसको विकसित किया था, और इसका मामला कौन से कैदियों के अधिकार पर मिला था? तो हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, वहाँ आप लोगों को PIL देखने को मिला था उसके संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और बाल कानून आदि, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। मेरा कहने का जो भाव है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए जो है कानून बनाए गए, याद होगा आपको 1989 का, जी सर। है ना, यस सर। जनजाति का निवारण अधिनियम है एक, जहां भेदभाव, हिंसा, उत्पीड़न, अपमान इत्यादि में किए गए बिहेवियर को कम करने के संदर्भ में ये अधिनियम लाए गए थे। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन शोषण इत्यादि से सुरक्षा के संदर्भ में बात करता है, ठीक है, ये पार्ट। इसके अलावा आपने पोस्को के बारे में सुना होगा, POCSO एक एक्ट है। P से क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है ऑफ चिल्ड्रेन, और O से ऑफ हो जाएगा, C से चिल्ड्रेन हो जाएगा, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है ये। कब आया था ये? 2012। 2012 में आया था। तो 18 साल से कम आयु को यौन उत्पीड़न या शोषण या दुर्व्यवहार या पोर्नोग्राफी से बचाने के संदर्भ में ये एक्ट बेसिकली लाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। मानवाधिकार की संकल्पना में आप देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया। फ्रांस के जो है विधिवेता का मतलब विद्वान, वो थे कारेल वाशक। कारेल वाशक ने ये प्रस्तुत किया बेसिकली मानवाधिकार की 3 पीढ़ियाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यही अवधारणा सन 1979 में संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में दी गई थी। और प्रथम पीढ़ी मानवाधिकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हो नागरिक और राजनीतिक अधिकार की बात होती है, जहाँ स्वतंत्रता पर अधिकार आधारित अधिकार पर बात की गई है। मुख्य अधिकार क्या होगा? जीवन का अधिकार इसमें होगा प्रथम पीढ़ी में। अभिव्यक्ति और विचार स्वतंत्रता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार, निष्पक्ष न्याय का अधिकार, ठीक है। मतदान और राजनीतिक भागीदारी का भी अधिकार शामिल रहेगा। तो राज्य के दमन में
व्यक्ति की सुरक्षा देना या उसकी विचारधारा पे बात करते हैं तो उदारवाद को लेकर चर्चा की जाती है। उसके अलावा देखिए मानवाधिकारों की संकल्पना में द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार दिए गए हैं। अब देखिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं, ये कल्याणकारी राज्य पर आधारित होता है, जिसमें अगर मैं मुख्य अधिकार की बात करता हूँ तो शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार शामिल किया गया है, काम और उचित मजदूरी का अधिकार शामिल किया गया है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखा गया है, सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना, राज्य से सकारात्मक प्रयास जो है उपेक्षित होना, उसके बारे में बताया गया है। तृतीय पीढ़ी अधिकार के अंतर्गत बात करते हैं तो देखिए सामूहिक और एकजुटता आधारित अधिकार रखे गए हैं, जहाँ संपूर्ण समाज और विश्व के लिए बात होती है। मुख्य अधिकार कौन सा होगा? विकास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल किया गया है, शांति का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर जो है जन अधिकार की बात होती है। तो उद्देश्य है सामूहिक कल्याण और वैश्विक न्याय। ठीक है, 3 पीढ़ी के नाम है, जैसे प्रथम पीढ़ी को हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार और नागरिक और राजनीतिक अधिकार से भी कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी बेसिकली समानता का अधिकार, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार कहा जाते हैं। तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं या उसे आप कह लीजिए बंधुत्व या एकजुटता का अधिकार होता है, जहां सामूहिक और वैश्विक अधिकार को जोड़ा गया है। ठीक है, सामूहिक और वैश्विक अधिकार को जोड़ा गया है। 3 पीढ़ी के नाम भी और हैं, जैसे पहली पीढ़ी को हम लोग नीला स्वतंत्रता कहते हैं या नागरिक और राजनीतिक अधिकार कहते हैं, पहली पीढ़ी को। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी पीढ़ी लाल होती है, रेड होती है, यानी आप कह सकते हो समानता, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो बंधुत्व, सामूहिक और विकास का अधिकार, जैसे पर्यावरण अधिकार, शांति का अधिकार इत्यादि के बारे में जिक्र किया गया है। 3 पीढ़ी की ये बेसिकली नाम है। ठीक है, ये नाम रखे गए हैं। रंगों के आधार पर देख सकते हो। ठीक है, नीला आज़ादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाल समानता और सामाजिक न्याय, हरा पर्यावरण और बेसिकली सामूहिक हित। ठीक है, तो ये बात बताई गई है मानवाधिकार के, है ना, मानव अधिकार के 3 पीढ़ी को रंगों के नाम से पहचाना जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नीला वाले को आज़ादी, अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता बोला जाता है। ठीक है, पहली पीढ़ी होती है। पहली पीढ़ी तो लाल होती है, पहली पीढ़ी लाल होती है, रेड, जहाँ नागरिक के राजनीतिक अधिकार शामिल किए गए हैं ना, व्यक्तिगत चीज़ें डाली गई हैं। दूसरा है नीला, दूसरा का बोला जाता है नीला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को शामिल किया गया है दूसरे वाले में। तीसरा होता है आपका ग्रीन, यानी सामूहिक और सेलिडेरिटी अधिकार की बात हुई है, मतलब पर्यावरण, शांति और विकास के अधिकार को शामिल किया गया है इसके अंदर। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिविल पॉलिटिकल अधिकार से जुड़ा है कौन सा? लाल। सामाजिक आर्थिक कल्याण से कौन जुड़ा हुआ है? नीला। ठीक है, और हरे भरे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, है ना, पर्यावरण में, उसमें अगर हम बात करते हैं तो तीसरी पीढ़ी शामिल होती है। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक संदर्भ में बात करते हैं। प्राचीन भारत में इतिहास के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, प्राचीन भारत में सर्वे भवन्तु सुखी, धर्म अहिंसा की भावना शामिल है। अशोक का धम्म शब्द था, करुणा, न्याय और समानता। ठीक है, और यूनान में प्राकृतिक अधिकारों की प्रारंभिक अवधारणा, और उसके बाद मैग्ना कार्टा 1215 का इंग्लैंड। ठीक है, 1215 का इंग्लैंड, जिसे मैग्ना कार्टा, और राजा की शक्ति सीमित करके नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। मैग्ना कार्टा 1215 का इंग्लैंड में है। राजा की शक्ति क्या कर देता है? सीमित कर देता है, और नागरिक के अधिकारों पर ये रक्षा करता है मैग्ना कार्टा। तो ये बेसिकली हिस्ट्री के संदर्भ में आता है मानवाधिकार। इसकी नींव किसने रखी? प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत जॉन लॉक, रूसो जैसे नाम आते हैं। स्वतंत्रता और जीवन और संपत्ति के अधिकार पर ये विशेष बल देते हैं। अमेरिकी में अगर हम बात करते हैं तो 1776 में सभी मनुष्य समान है जन्मजात अधिकारों के साथ, यह अभी भी हमने पढ़ाया था। फ्रांसिस क्रांति में देख सकते हो 1789 में कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ मानवाधिकार को मजबूत किया जाता है।
मानवाधिकार के ऐतिहासिक संदर्भ में आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचार के बाद मानवाधिकार आंदोलन तेजी आया। जैसे 1941 की बात करते हैं, है ना। 1941 में अटलांटिक चार्टर, पेपर में देखो अभी तक ये आया नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन में देख लीजिए। अटलांटिक चार्टर एक्ट है बेसिकली 14 अगस्त 1941 में ये बेसिकली आया था अटलांटिक महासागर पर, ठीक है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो हमें फ्लोट एक व्यक्ति हैं, इन्हीं के द्वारा बेसिकली ये किया गया था। और इसमें खास कर अगर हम बात करते हैं अटलांटिक चार्टर में 1941 में, तो यूके और यूएसए दो ऐसे कंट्री रही हैं जहां बेसिकली इसमें सक्रिय रूप से अपनी रोल अदा की हैं, और विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा का मूल सिद्धांत भी स्थापित कर दिए गए थे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने आता है सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, है ना। याद भी होगा कि 24 अक्टूबर सन 1945, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है चार्टर में। यहाँ ये भी विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने की बात करता है, मैत्रीपूर्ण संबंध वगैरह बनाने की भी बात इसी में कही गई है। 1948 भी पता है आपको, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है ये, ठीक है। अधिनियम संविधानों में बेसिकली ये शामिल किया गया है। क्या क्या विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक संविधानों में मानवाधिकार के मूल अधिकार के रूप में जगह लिया है। जैसे भारत की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद संविधान में मौलिक अधिकार शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक आयोग है, सन 1993 में जो गठित हुआ था भारत में, ये भी चीज़ें शामिल हो जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहली पीढ़ी वही है, ब्लू राइट है, ये ब्लू कलर का। 18वीं 20वीं सदी में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की क्रांतियाँ थी इसमें। दूसरी पीढ़ी में रेड राइट है, आप कह सकते हो 20वीं शताब्दी के मध्य में स्टार्ट हुआ। समाजवादी आंदोलन और आर्थिक और सामाजिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। तीसरी पीढ़ी में देखिए ग्रीन राइट है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक विकास और पर्यावरण शांति के अधिकार के बारे में चर्चा हुई है। तो ये पीढ़ियों से इस संदर्भित रहा है टॉपिक। मानवाधिकार की कुछ घोषणाएं हैं। 1948 ये आप जानते हो, 10 दिसंबर मैंने बताया भी था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे स्वीकृति मिली है। कुल 30 अनुच्छेद हैं, ये भी बता दिया है आपको। सभी मनुष्यों को जन्मजात स्वतंत्रता, समानता, गरिमा के अधिकार की बात हुई है। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, परंतु लगभग सभी संधियों का एक प्रकार से यह आधार है ना। मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। किसे? UDHR को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट को ही बेसिकली ये मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हालांकि यूके में मैग्ना कार्टा आया था 1215 में, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना। मानवाधिकार की घोषणाओं के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक यानी इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट है, जहां 3 दस्तावेज मिलकर बनाए गए हैं। एक UDHR है, दूसरा ICCPR है, जहां नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन है, ठीक है। ये अभी हमने बताया था कि ये अनुबंध लाया गया, बेसिकली बातचीत हुआ, संघर्ष हुआ 1966 में, लागू हुआ 1976 में, और वही ऊपर पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए डेट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखिए ICESCR आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन है। ये 1966 में लागू हुआ था, ये बेसिकली 3 मार्च को 1976 में। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संपूर्णता अधिकार का ढांचा है ना। मानवाधिकार की घोषणाएं और देख सकते हैं बाल अधिकारों के संदर्भ में, ठीक है। बाल अधिकार के संदर्भ में भी ये सवाल बनाता है या पूछा भी जाता है हम लोगों से, है ना। जैसे 1959 में चाइल्ड राइट्स डिक्लेरेशंस है, देखिए ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि बाल अधिकार घोषणा क्या था। डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1959 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, स्वीकृति मिली 1959 में। दुनिया के सभी बच्चों के मानवाधिकार और कल्याण से सुरक्षा की बात कही गई है, ठीक है ना। इसमें जीवन का विकास के अधिकार पर बल हुआ है, बात की गई है। भोजन और स्वास्थ्य पर बात की गई है, शिक्षा पर बात हुआ है, सुरक्षा और संरक्षण पर बात हुआ है, खेल कूद और आराम पर बात हुआ है, समान अवसर, है ना,
इत्यादि पर इस पे जिक्र किया गया। टोटली अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है एक प्रकार से। बच्चों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मार्गदर्शन का सिद्धांत बताया गया है इसके संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो 1989 में CRC यानी कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि 1989 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की बात की गई थी और इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा जो स्वीकार किया गया था वो डेट थी 20 नवंबर सन 1989 की डेट थी। ठीक है, और प्रभावी रूप से अगर ये प्रभाव में आया तो आया 2 सितंबर सन 1990 में आया था। प्रभावित हुआ या लागू हुआ, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। बच्चों को या उनके मानवाधिकार की सुरक्षा करना, उनका सर्वांगीण विकास पर बातचीत करना CRC का एक अहम रोल देखने को मिला था यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेदों की संख्या इसमें अगर हम बात करेंगे तो 54 है, ये बात ध्यान रखिएगा। दुनिया के अधिकांश देशों में CRC को अपनाया जाता है। भारत में बेसिकली अगर हम बात करते हैं कब अपनाया गया था, तो भारत का डेट आप लिख सकते हो 11 दिसंबर सन 1992 को, भारत में, इंडिया के दृष्टिकोण से। ठीक है, CRC कोई बात होती है तो। बाल अधिकारों की सार्वभौमिक संधि है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक सन 1992 में अंगीकृत महिला अधिकार घोषणाएं इसके संदर्भ में दिया गया है ना। भारत में 1992 में अंगीकृत महिला अधिकार घोषणाएं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। देखिए, आपने नाम सुना है सेडा के बारे में, परीक्षा में तो कई बार सेडा आया भी है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के जो भेदभाव होते हैं ना, उनको समाप्त करने की बात करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, आप ऐसा कह लीजिए, है ना। सेडा भारत में सन 1993 में सेडा को अपनाया गया था, लेकिन भारत में 1992 से तैयारी और अंगीकृत इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी। यानी महिलाओं के समान अधिकार की बात करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भेदभाव होंगे वो समाप्त करना होगा। तो सेडा एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो आप लिख सकते हो कन्वेंशन, इंग्लिश में आता है इसका खासकर, कन्वेंशन ऑन द eliminations of all forms of discrimination against women या women, आप कह सकते हो। ये फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी तरीके से परीक्षा में आता है या पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ना आपने पढ़ा होगा जो है एक 1992 में ना अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ था, उसकी तैयारी हुई थी, कॉन्फ्रेंस आप ऐसा कह लीजिए, 1995 में जो रूपांतरित हुआ महिलाओं के सुरक्षा के संदर्भ में या आर्थिक सशक्तिकरण या सामाजिक समानता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, नेशनल पॉलिसी अगर आई सन 1992 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेकर, महिलाओं के लिए समान अवसर, सशक्तिकरण को लेकर। ठीक है, ये क्रियाएं बेसिकली दर्शाई गई थी। तो अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पर महिलाओं के लिए 3 प्रकार के सम्मेलन रखे गए थे, और आशा करता हूं कि शायद आप लोगों ने पढ़ा है। मैं अभी हाल ही में आप लोगों को पढ़ाया है इसके बारे में। महिलाओं को लेकर 3 प्रकार के सम्मेलन से बताए गए हैं। जी सर, वो जो 4 बताता ना, 4 था सर। हाँ, 4 थे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 3 ही मुख्य सम्मेलन के रूप में रखा गया है। ठीक है, मैक्सिको में, कोपेनहेगन में और बीजिंग में, नैरोबी में। हाँ, तो जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक आपका आया सन 1975 में मैक्सिको में, ये पहला सम्मेलन हुआ है ना, मैक्सिको। जी सर। दूसरा एक सम्मेलन हुआ सन 1980 कोपेनहेगन में महिलाओं को लेकर। सन 1985 में हुआ था आपका नैरोबी में, है ना, कहाँ पे, नैरोबी में। और एक हुआ 1995 195
जो बेसिकली बीजिंग में हुआ था, आप भली भांति तरीके से जानते हैं। एक्शन प्लान एंड ग्लोबल फ्रेमवर्क के आधार पे बेसिकली ये 4 सम्मेलन रहे हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। परीक्षा में ये कई बार आता है, कहता है कि सही तरीके से लगाइए, सीक्वेंस लगाइए। हम चाहेंगे कि इसका वर्ष याद रखें आप लोग, है ना। इनका अगर अब वर्ष आप याद रहेंगे तो आसानी से कर लें। 1975 में मैस्को सिटी संयुक्त राष्ट्र में बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर्स को लेकर बताया गया। पहला विश्व महिला सम्मेलन रखा गया था। 1980 में कोपेनहेगन यानी डेनमार्क महिलाओं के विकास और शिक्षा स्वास्थ्य पर बात हुई थी। 1985 में नैरोबी यानी केन्या की बात हुई थी। महिलाओं की समानता और मानवाधिकार की स्थिति को लेकर मूल्यांकन किया गया था। 1995 में बीजिंग यानी चाइना में, आप याद रखिएगा, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हिंसा से सुधार के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए शिक्षा स्वास्थ्य जैसे शब्दों को लेकर मेंशन हुआ था। तो वो भी शब्द आप इसमें जोड़ सकते हो सेडा के तत्पश्चात, ठीक है, सेडा के तत्पश्चात बात। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी है, आपसे ये भी परीक्षा में कई बार सवाल बनाया गया। UNCRPD। मैं आपको बता दूं कि UNCRPD मतलब यूनाइटेड नेशंस UN से हो जाएगा। C से आप याद रखिएगा कन्वेंशन ऑन दी राइट याद रखिएगा, और PD का मतलब याद रखिएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, ये याद रखना है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इसको तो स्वीकार बेसिकली 13 दिसंबर सन 2006 में किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको स्वीकारा गया था। परंतु ये जब प्रभावी तरीके से आया तो वो था 3 मई सन 2008 में आया, प्रभावी हुआ, या एक प्रकार से ये कह सकते हो कि आया, लागू हुआ। दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के संदर्भ में बताया गया था। और यही UNCRPD ने ही RPWD एक्ट को एक ड्राफ्ट के रूप में बनाया था 2011 में 2011 में ही ड्राफ्ट के रूप में बनाया था UNCRPD, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली हुआ क्या था इसमें कि आप जानते हो डिसेबिलिटी को लेकर सन 1995 में आया था, ठीक है, उसी की आधारभूत एक संरचना बनाया गया, इसमें संशोधन किया गया। कानून, समावेशी शिक्षा, रोजगार, अधिकार, नौकरी, सुरक्षा, सुलभता इत्यादि को सुनिश्चित किया गया था 2016 वाले में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो आप लोग। दिव्यांग अधिकारों के संरक्षण हेतु है। भारत में इसको स्वीकृत या अंगीकृत किया गया था भारत में तो 2007 में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। उसके बाद मानवाधिकार की घोषणा की बात करते हैं। आदिवासी अधिकारों की घोषणा में देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है UNDR, ठीक है, IP, ये हुआ 2007 में। अच्छा, ये क्या है ये सुन लीजिए। जैसे UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, आप जानते हो। डिक्लेरेशंस का मतलब होता है D, ठीक है, ऑन द राइट्स आप कहेंगे, और IP का मतलब हो जाएगा इंडिगोस। I का आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इंडिजीनियस कर लीजिएगा, इंडिजीनियस, और P का अर्थ आप बना दीजिएगा पीपल, ठीक है, पीपल कह दीजिएगा इन पे, ठीक है। तो ये इसको जो अडॉप्ट किया गया वो था 13 सितंबर सन 2007 को, ठीक है, वही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही, ठीक है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है जहाँ आदिवासियों के बारे में जिक्र हुई है। स्वदेशी समुदाय के मानवाधिकार और स्वायत्तता की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। तो मतलब आदिवासी लोगों की पहचान, भूमि, संसाधन इत्यादि के अधिकारों के बारे में चर्चा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बराबरी की भागीदारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में समान अधिकार हो, इस तरीके की बात इसमें बताई गई है। तो आदिवासी समुदाय की सुरक्षा, न्याय और सशक्तिकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक बोला जाता है इसको, UNDRIP को, है ना। आगे हम बात करते हैं शरणार्थियों के संदर्भ में, ठीक है। शरणार्थियों के संदर्भ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन व 1967 में प्रोटोकॉल, ये दो शब्द हैं, इसको थोड़ा सा सुन लीजिए कि शरणार्थियों के अधिकार के संरक्षण में क्या चीज़ें बन सकती हैं। देखिए, कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी की बात करते हैं अगर हम लोग,
तो इसको एक्सेप्ट किया गया था सन 1951, यानी 28 जुलाई सन 1951 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शरणार्थियों की सुरक्षा और अधिकार को लेकर सुनिश्चित किया गया था। ये 1951 में शरणार्थियों की परिभाषा बताई गई थी, जो अपने देश से जातीयता, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी सामाजिक समूह के सदस्य होने के कारण डर, है ना, का सामना कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बेसिकली लाया गया था एक प्रकार के संरक्षण अधिकार। उसके बाद एक आता है प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, और ये प्रक्रिया हुई थी सन 1967 में 31 जनवरी को, 31 जनवरी 1967 में। मतलब ये आप ये कह लीजिए कि 1951 कन्वेंशन में जो भौगोलिक और समय संबंधी जो सीमाएं थी उनको हटा दिया गया था, तो अब सभी शरणार्थियों के लिए वैश्विक रूप से ये लागू हो गए थे प्रोटोकॉल, और सभी अधिकारों और सुरक्षा के प्रावधानों के बारे में जिक्र हो रहा था कि शरण और सुरक्षा का अधिकार होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में समान अवसर मिलेंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और कानून पहचान होगी। इस तरीके की बात इसमें बताई गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे शरणार्थियों को बेसिकली केंद्रित माना गया था 1951 वाली प्रक्रिया में, और 1967 वाली प्रक्रिया में सभी शरणार्थियों के लिए ग्लोबल लेवल पर ये चीज़ें बनाया गया था। ग्लोबल लेवल पर एक नीति कह लीजिए आप ऐसा। भारत और मानवाधिकार की घोषणाओं को लेकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, यूडीएचआर की भावना। मैंने अभी आपको बताया था ना शुरुआत में कि यूडीएचआर के आधार पे बेसिकली भारत में किन पर प्रभाव पड़ा था, तो फंडामेंटल राइट मैंने पढ़ा था, मैंने बोला था शुरुआत में, तो आप देख लीजिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यूडीएचआर की भावना पर बेसिकली आधारित रहा, और एनएचआरसी 1993 मानवाधिकारों की निगरानी हुई, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बेसिकली पक्षधर रहा चीज़ें, यानी एक प्रकार से चीज़ें मेंशन की गई। ठीक है, संधि पत्र की बात करते हैं। यहाँ देख सकते हो संधि पत्र एवं सम्मेलन को लेकर मानवाधिकार के संदर्भ में बात की गई है। तो सम्मेलन क्या होता है? सम्मेलन आप जानते हो बहुपक्षीय विचार विमर्श होता है। संधि पत्र क्या होता है भाई? कानूनी रूप से लागू समझौता होता है। दोनों में अंतर है। सम्मेलन वो होता है जहाँ बहुपक्षीय विचार विमर्श होते हैं, मल्टी क्रियाएं होती हैं। संधि पत्र वो होता है जो कानूनी रूप से लागू और समझौता होता है एक प्रकार से। आपने भी कल सुना होगा न्यूज़ में, बेसिकली रसिया के पुतिन शायद आए थे शायद अपने इंडिया में, दिल्ली में, है ना, प्रधानमंत्री से मिले, और उसमें क्या हुआ था, वो कानूनी रूप से क्या हुआ था, समझौता हुआ, उसको कह सकते हो संधि पत्र हुआ एक प्रकार से। मानवाधिकार की वैश्विक रक्षा में दोनों के सहयोगात्मक महत्व पर बेसिकली बल देता है। दोनों बातें, सम्मेलन और संधि भी, मानवाधिकार की वैश्विक रक्षा के मतलब पैंडेमिक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर बेसिकली रक्षा के में दोनों शब्द जो है सहयोगात्मक रूप से जाने जाते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं संधि क्या होता है। संधि पत्र, संधि पत्र वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में हस्ताक्षर और अनुमोदन के बाद लागू किया जाता है। ये बात देखो सही है, यहाँ शब्द ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक बेसिकली क्या होता है, राज्यों के बीच में। संधि पत्र के बारे में चर्चा, मतलब ये लिखित रूप में होता है। ये क्या होता है? लिखित रूप में होता है। हस्ताक्षर और अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकारना, ठीक है, आवश्यक होता है। अनुबंधन के पक्ष राज्यों पर कानूनी प्रभाव, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उल्लंघन पर दायर भी किया जा सकता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बेसिकली अगर उल्लंघन होता है तो आप उसको न्यायालय में दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए उदाहरण पे दिया गया है मानवाधिकार क्षेत्र में। अब वही बात यहाँ पर आ गई ICCPR के बारे में, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966। मैंने भी ऊपर आपको पढ़ाया भी था। ICESCR इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, ये भी पढ़ाया था अभी आपको। ठीक है, 1966 में आया, लेकिन ये दोनों देखिए 1976 में ये लागू हुआ, प्रभावी हुआ, और ये भी 1976 में लागू या प्रभावी हुआ। सेडा कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट वुमेन 1979, ये देखो फुल फॉर्म है एक प्रकार से, मानवाधिकार के क्षेत्र से सवाल ये बनाते हैं। ठीक है, UNCRPD है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, है ना, तो 2006 है ना, लागू हुआ था ये 2008 में, है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सॉरी 2007 में शायद लागू हुआ था ना, 8 लिख दिया मैंने, है ना।
तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसके संदर्भ में कुछ चीजें हैं। अब देखिए सम्मेलन के संदर्भ में, सम्मेलन क्या है? सम्मेलन वह बहुपक्षीय बैठक और समझौता आता है जिसमें देशों और प्रतिनिधियों किसी विषय पर निर्णय लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के रूप में अपनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सम्मेलन से अक्सर संधि पत्र का जन्म होता है, सम्मेलन से अक्सर आता है संधि पत्र का जन्म। तो बहुपक्षीय बैठक होता है, मल्टी एक प्रकार से आप कह सकते हैं बैठक है, विषय विशेष पर आधारित होता है, जैसे महिला अधिकार, बाल अधिकार, है ना। निर्णय और समझौता को सदस्य देशों द्वारा बेसिकली अपनाया जाता है। ये कानूनी प्रभाव तभी जब रत्न या आप कह लीजिए रेटिफाई किया जाए, यह एक प्रकार से वो होता है कि वेरीफाई शब्द आप ऐसे कह सकते हो, या उसको प्रमाणित किया जाए, इस चीज़ के आधार पर दर्शाया गया है। तो ये आपका एक प्रकार से सम्मेलन या संधि पत्र है ये। तो संधि पत्र में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम्पल के तौर पे? अभी जैसे आपने देखा सम्मेलन में ऊपर सेडा वगैरह के बारे में देखा, UNCRPD के बारे में देखा है ना, ठीक उसी प्रकार से संधि पत्र में क्या चीज़ें हो सकती है? तो UDHR है, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है 1948 का, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो CRC कन्वेंशन ऑन, अच्छा इसको UNCRC कहा जाता है, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशंस आप कह सकते हो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड बोल सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशंस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस होता है, ये 1965 का होता है ये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पहले इसको समझ लो एक बार कि ये शब्द कहाँ से आया है। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशंस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965, सुना है ये क्या होता है? किसी ने सुना है अभी तक? भेदभाव का जिसे काले गोरे का CERED है ये। मैं आपको बताना चाहूँगा सभी प्रकार के, जैसे आपने बताया, जाति, रंग, नस्ल आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये 21 दिसंबर सन 1965 को आया था, ठीक है भाई। जैसे आपने बताया ना, रंग, गोरे, काले, जाति, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को रोकना है, शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सेवा और न्याय तक उसको समान पहुंच देनी है, उसके संदर्भ में ये चीज़ें बेसिकली हमें देखने को मिली थी। और ये भी परीक्षा में हो सकता है, मैं भी बना दे सवाल, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन हो सकता है भाई ये सवाल आप लोगों को बनाया जा सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। आप इसे कह सकते हो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 का है। पर्यावरण पर एक प्रकार से ये विश्व सम्मेलन है, आप इसे बोल सकते हो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन राइट, इसको बोलो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, ये है ना, ये स्टॉकहोम सम्मेलन है, और स्टॉकहोम सम्मेलन बेसिकली 1972 में आया था। अब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कहाँ था पता है आपको? कहाँ पर? स्टॉकहोम में ही हुआ था, स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। स्टॉकहोम बेसिकली कहाँ पे? स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कब से कब हुआ था ये? 5 जून से लेकर 16 जून सन 1972 के बीच में हुआ था, और यहीं से ही 5 जून को मनाया गया था पर्यावरण दिवस 1972 से। मतलब कि मानव और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नीति बना दी गई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नीति बना दी गई थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो कि ये संधि पत्र के अंतर्गत आ जाता है। आपने नाम सुना होगा रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस 1992, जहां सतत विकास को बेसिकली बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में रखा गया था, रियो डी जेनेरियो। आपको बता दूं यहाँ एक शब्द आता है हम सभी लोगों के लिए, UNCED शब्द आता है। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट पार्ट है। अर्थ समिट का नाम सुना है? अर्थ समिट, अर्थ समिट, हाँ, अर्थ समिट यही है सन 1992 का, जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में। हाँ, जो सतत विकास के लिए वैश्विक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को संतुलन स्थापित करता था। मेरा कहने का आशय है कि गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय के लिए सतत
उपाय करने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और टिकाऊ उपयोगी अंतर्राष्ट्रीय संधि में एक अहम रोल अदा करता है रियो डी जेनेरियो। तो ये था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ये शब्द भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे मानवाधिकार और संरक्षण व्यवस्था। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, मानवाधिकार टॉपिक क्या था हमारा, मानवाधिकार और संरक्षण व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर देख, थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं।